गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जिनमें बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है नॉर्मल मॉलिक्यूल्स से। अब तक आपने नॉर्मल मॉलिक्यूल्स देखे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होते थे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उनमें बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ होने जा रहा है। ओके? यस सर। हाँ जी, कौन बोला? और कौन बोल रहा था आद्या के अलावा? यस सर। ठीक है आद्या। आशा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों के लिए एक सजेशन है, जल्दी जगने के लिए ना थोड़ा सा अपना शेड्यूल चेंज कर लो। किसी को भी दिक्कत आती है अगर जल्दी जगने में तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। ओके, B2H6 मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल है B2H6। बेसिकली ये BH3 का डाइमर है। BH3 कैसा मॉलिक्यूल था? एक बोरोन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। सिंपली अगर मैं BH3 मॉलिक्यूल लिखूं और उसका होल ट्वाइस कर दूं तो बेसिकली ये B2H6 बन जाएगा। लेकिन B2H6 में प्रॉब्लम क्या है कि B2H6 BH3 का डाइमर है लेकिन बॉन्डिंग कैसे होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो बॉन्डिंग होगी कैसे, देखिए यहां पर हो क्या रहा है। BH3 में बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड सिंपली बन जाएंगे। लेकिन ये जैसे ही ये 3 बॉन्ड बनेंगे, आपको पता है बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के आउटरमोस्ट थे, उसने तीनों शेयर करके हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। अब इसके बाद फर्दर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको फर्दर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन इसके पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। बोरोन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक सिंपल वे ये हो सकता था कि बोरोन के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता, अगर होता तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर होता तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते थे कि मेरे पास BH3 कंबाइन होके B2H6 बना देगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। पहली चीज, ये स्ट्रक्चर आपका गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर आप बोरोन के 4 बॉन्ड बना रहे हो। प्रॉब्लम किस वजह से? यहां भी शेयरिंग है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ही है। सो अगर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है तो ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। यहां पर बेसिकली शेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बोरोन के पास। बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। फिर स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब क्या किया जा सकता है? अब बड़ी डिफिकल्ट सा केस बन गया कि अब हम लोग करें क्या। तो अब एक्चुअली होता क्या है, बोरोन मैं सेंटर में लूंगा, इस साइड भी एक बोरोन मैं लूंगा, और यहां से एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड कैसे बना है? मैंने अब तक की कहानी में आपको बताया था कि आपके पास ऑर्बिटल क्या होता है, बेसिकली एक क्लाउड होता है, बताया था। ऑर्बिटल यस एक क्लाउड की तरह बिहेव करता है और ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एक बॉन्ड बना होगा बोरोन हाइड्रोजन के बीच में, तो वहां पर ये क्लाउड की तरह बिहेव कर रहा होगा और यहां पर इसको वैकेंट स्पेस मिल रही है। तो यहां तक होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरा यहां तक इस बोरोन तक रोटेट करेंगे। मतलब एक्चुअली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए।
दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड में, एक बॉन्ड में यूजुअली दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड में जा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स, यही दो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, ऐसे हटा दें इसको, तो ये दो इलेक्ट्रॉन रोटेट करके इसके वैकेंट ऑर्बिटल तक जा रहे हैं, और इस साइड से इसके दो इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल तक जा रहे हैं। तो नेट मिलाकर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन इस पूरे पोर्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसमें इसमें, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पूरा रोटेट कर रहे हैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पूरा रोटेट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो उसकी वजह से फायदा क्या होगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस बोरोन के लिए, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस बोरोन के लिए। बोरोन ने बेसिकली यहां पर 4 बॉन्ड बना दिए, तो ऑक्टेट दोनों बोरोन्स का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। ऑक्टेट अपना दोनों बोरोन्स का कंप्लीट हो जाएगा। कौन गायब है, अमन गायब है, ठीक है। तो यहां से ये ऐसा रहेगा आपका। नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग बॉन्ड का टाइप क्या बोलेंगे, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां तो दो बॉन्ड्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ये पूरा रोटेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीन सेंटर हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, और नेट मिला के इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, टू ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा बनाना शेप। हाँ। तो ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड, तो ये इतना लिख लो, फिर उसके बाद मैं आगे बोलता हूं। जल्दी से थोड़ा लिख लो, फिर बोला जाएगा आगे। श्रेया सर, if you are recording of previous lecture, can you please share? हाँ श्रेया, मैंने मतलब यहीं पे एडिटिंग पे लगी हुई है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं मतलब अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। सर हो गया ये। ठीक है। सो ये बात आपको समझ आई। सर 2C माइनस 2C वाला का क्या है फुल फॉर्म? 2C नहीं है, 3C, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
ये बोला था। 2C तो ये सिंपल बॉन्ड हो जाएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड है आपका वो 2 सेंटर ही होता है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सारे नॉर्मल बॉन्ड्स हर एक बॉन्ड में 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो उस चीज को 2C 2 इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसे क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आया बात समझ? यस सर। ठीक है। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझ आया? किसी कोई डाउट? आयुष नो लेट सर। ज्वाइन किया था। आयुष डाउट है क्या इस पार्ट में? मैं एक बार बोल देता हूं दोबारा से। सर एक और बार हल्का सा एक्सप्लेन कर ठीक है, दीजिए। ठीक है। अपने पास BH3 मॉलिक्यूल होता है एक। BH3 मॉलिक्यूल के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन का ऑक्टेट क्यों कंप्लीट नहीं है? बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, नेट मिला के हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा? दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा ताकि दोनों बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है? बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शेयरिंग डायरेक्टली तो नहीं हो सकती। तो यहां पर बेसिकली बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर होगा। बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बोरोन तक पूरा ट्रेवल करने लग जाएंगे। मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहता है और ऑर्बिटल बिहेव्स एज ए क्लाउड। तो यहां पर ये क्लाउड पूरा यहां तक रोटेट करेगा क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली स्पेस है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा यहां से यहां तक ट्रेवल करने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? दोनों बोरोन का, नीचे से ये वाला क्लाउड, ऊपर से ये वाला क्लाउड। इससे फायदा क्या होगा? दोनों बोरोन्स का आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर हैं, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, 3 सेंटर है, नेट मिला के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बॉन्ड का नाम क्या होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या बनाना बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। आया समझ आयुष? यस सर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। सर पहले वाले का 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। हाँ, पहले जितने भी बॉन्ड बने हैं सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिंपल मीनिंग है कि 2 सेंटर्स हैं, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो वो सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब में यही तो होता है। 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज और बोली थी कि कहीं पर भी बॉन्ड बन रहा हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बोला था। कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। हाँ। तो ये आपका रहेगा। कॉपी हो गया? नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज AlCl3 मॉलिक्यूल। AlCl3 में क्या होगा? बोरोन वाली ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बोरोन में आपने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे, 3 बॉन्ड बना लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि बोरोन के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम लाई करता है, तो यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आपकी जनरेट होनी चाहिए। AlCl3 मैंने ऐसे बनाया, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का क्यों ऑक्टेट पूरा नहीं है? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहां पर बॉन्ड बना दिए हैं।
तो इस वजह से एल्यूमिनियम का यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। रहेगा ध्यान, AlCl3 में भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, इसमें क्या किया जाए, तो फिर से बनाना बॉन्ड हो जाएगा। बनाना बॉन्ड हो पाएगा क्या, उसकी बजाय कुछ और अच्छा मेथड हो सकता है क्या, बनाना बॉन्ड की जगह कोई और मेथड हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। आयुष फिर गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर बनाना बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर रादर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, लोन पेयर ट्रांसफर हो जाएगा ना। लोन पेयर्स है यहां पर आपके पास, एल्यूमिनियम है आपके पास, यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर्स होंगे। ये वाला जो क्लोरीन है, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे, है ना। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, AlCl3 में क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक बॉन्ड बना दिया, 3 लोन पेयर बच जाएंगे, परफेक्ट। यहां पर दूसरे साइड भी सेम होगा, एल्यूमिनियम है आपके पास, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी होंगे। अब बॉन्डिंग कैसे होगी, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के पास, और इस एल्यूमिनियम के पास भी खाली ऑर्बिटल है। होगा क्या, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बना लेगा। इस क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा, ये वाला, यहां पर ये वाला, यहां पर ये वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली दोनों साइड आपके बन जाएंगे, जिससे कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे एल्यूमिनियम के। जो हम लोगों ने बनाना बॉन्ड बनाया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उसमें नॉर्मल बॉन्ड वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, BHB जो बॉन्ड बनाया है आपने, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरा रीजन में रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस तरफ चले गए, तो हाइड्रोजन थोड़ा सा उस तरफ, BHB इलेक्ट्रॉन पूरा रीजन में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इन बिटवीन होता या इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में शेयर्ड होता, तो उन दो एटम्स में ज्यादा ओवरलैपिंग होती, लेकिन यहां पर उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ओवरलैपिंग अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरा रीजन में जा रहा है, रोटेट कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में शेयर्ड नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली हमेशा शेयर्ड है। यहां पर क्या हो रहा है, पूरे रीजन में रोटेट कर रहा है, तो यहां पर BH का जो बॉन्ड लेंथ है, जो टर्मिनल वाला बॉन्ड लेंथ है, और जो ब्रिज वाला पार्ट है या फिर बनाना बॉन्ड वाला पार्ट है,
उसका बॉन्ड लेंथ, इसको इसके बॉन्ड लेंथ को बी बोल दिया जाए, इसके बॉन्ड लेंथ को ए बोल दिया जाए, तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए। बॉन्ड लेंथ का अगर मैं बात करूं तो बी शुड बी ग्रेटर देन ए। इस बात में किसी कोई डाउट? हेलो, ये क्या बोला? ये कुछ समझ आया? पता नहीं क्या बता दिया। हेलो, हाँ आयुष बोलो। सर समझ में आ गया सर। पक्का आ गया? हाँ जी प्रणव, सर। प्रणव बताओ, यस सर। समझ आया? यस सर, आ गया। पक्का? सच्ची? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बोन लेंथ बी शुड बी ग्रेटर देन ए। तो ये एक रिपीट कर देता हूं। श्रेया, यहां पर क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इन बिटवीन नहीं है, बोरोन और हाइड्रोजन के। सो अगर इन बिटवीन होते तो हम लोग क्या बोलते कि काफी ज्यादा अच्छा ओवरलैप है, शेयरिंग अच्छी हुई है। अब हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन पूरे रीजन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब कम शेयरिंग हो रहा है, और शेयरिंग कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, ओवरलैप कम करेगा। दो ऑर्बिटल अगर मैं सिंपली बात करूं तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर्ड नहीं रहेंगे तो। ये बात समझ आई श्रेया? हाँ सर। तो अगर ओवरलैपिंग कम होगा तो बेसिकली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे एज एन एग्जांपल दिखा देता हूं। ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जानी चाहिए, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा है, वहां पर ओवरलैपिंग कम है, तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो वही यहां पर हो रहा है। ये जो बी वाली बॉन्ड लेंथ है बोरोन और हाइड्रोजन की, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे काफी बड़ी होगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है इसमें एग्जैक्टली शेयरिंग हुआ है। तो इस वजह से यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि शेयरिंग होने की वजह से ओवरलैप काफी अच्छा बना है, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है। आया? यस सर। आद्या, यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है। सो AlCl3 में क्या होगा? यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपली क्या होगा, क्लोरीन के लोन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर, मिला के क्या बना देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा देखिए। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए। दो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इतना बात समझ आया? यस सर। सो दो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां पर पिछली बार वाला कोई फंडा नहीं है। यहां पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, ठीक है? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस बार की जो बॉन्डिंग होगी उसे क्या बोलेंगे? ब्रिज बॉन्डिंग। इन दोनों एटम्स के बीच में क्लोरीन ने एक ब्रिज बना दिया है। इन दोनों एल्यूमिनियम के बीच में क्लोरीन ने एक ब्रिज बना दिया है, तो इस वजह से इस बॉन्डिंग का नाम होगा ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्ड या ब्रिज बॉन्डिंग। सो इस टाइप का यहां पर जो बना है एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, ये वाला जो बॉन्ड होगा इसे बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड नहीं है। बनाना बॉन्ड स्पेसिफिक वर्ड होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए।
यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर है एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। सो इस वजह से इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आया समझ? हेलो आद्या, हाँ सर। आर्यन, आपको ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हेलो आर्यन। यस क्या चल रहा है, ये कुछ समझ आ रहा है? हाँ थोड़ा आज बहुत। किस टाइम फ्री हो लास्ट क्लासेस कवर करने के लिए? सर अभी तो सर मेरे पास 30th नवंबर ये 30th अक्टूबर तक टाइम नहीं है। ऐसा है क्या? क्या हुआ, इतना क्या बिजी हो गए? एक्चुअली मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ ना। ओके ओके, इस वजह से। ठीक है हाँ मैं अपने दादी के घर आया हूँ। ठीक है ठीक है। तो फिर जैसे ही टाइम मिले मुझे बता देना, हम लोग बैठ के कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके सो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पर होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लिया आपने? नहीं सर। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। हुआ आद्या? यस सर। हो गया, चलो। आप लोग एक चीज देखिए, अगर मैं BeCl2 मॉलिक्यूल लेता हूं तो यहां पर भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आना चाहिए। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के साथ एक एक बॉन्ड बना दिया, टोटल मिला के 2 बॉन्ड बन गए। अब इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बना दिए, अब भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इस बार 2 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करे, इसके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया है। तो ये क्या करेगा, दूसरे मल्टीपल बेरिलियम एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे करेगा देखिए। होगा क्या, ये क्लोरीन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करे, ये क्लोरीन इसके में डोनेट करे, ये यहां से, ये यहां से, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और इस तरह से कंटिन्यू होती जाएगी, एक पॉलीमर चेन जनरेट हो जाएगी, एक पूरी चेन जनरेट हो जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इस क्लोरीन से इस बेरिलियम के पास, इस क्लोरीन से इस बेरिलियम के पास। नेट देखो, हर एक बेरिलियम के अराउंड 4 बॉन्ड्स हो गए हैं। नेट हर एक बेरिलियम के अराउंड 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं। काफी लोग डिस्कनेक्ट हो गए, अब कौन हो गया, आयुष एक तो हुआ है।
हर एक बेरिलियम के अराउंड आपको 4 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो 4 बॉन्ड बन गए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आयुष देखिए एक बार इसको समझिए, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो यहां पर हुआ क्या है, आपके पास BeCl2 मॉलिक्यूल में बेरिलियम ने 2 बॉन्ड्स बना दिए, लेकिन इसको स्टिल, क्योंकि जब 2 बॉन्ड बना देगा, बेरिलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 2 बॉन्ड्स बना दिए, लेकिन उसको स्टिल 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, तो आपके पास नेट मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेरिलियम के पास, लेकिन स्टिल इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। वो कहां से आएंगे, दूसरे BeCl2 मॉलिक्यूल इसके पास पास आ जाएंगे, और इस साइड से एक BeCl2 से ऐसे कोऑर्डिनेट बनेगा, इस साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस साइड से दूसरे BeCl2 से ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ऐसे पूरा शेयरिंग होकर एक पॉलीमर चेन टाइप में जनरेट हो जाएगी। लीनियर चेन पॉलीमर टाइप जनरेट हो जाएगा। पॉलीमर मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। तो यहां पर BeCl2 छोटा मॉलिक्यूल है, और उन सबको मिला के एक पूरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया, एक चेन जनरेट कर दी। यहां भी ये इनफाइनाइट लेंथ की तरफ चल रही है, यहां भी ये इनफाइनाइट लेंथ की तरफ चल रही है, ऐसा एक चेन जनरेट हो जाएगा। इसमें होगा क्या, इसमें बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ आया? ड्रॉ कर लो जल्दी से, अगर समझ आया तो। नहीं समझ आया तो मेरे से क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो। सर ये सारे जितने भी है सारे स्ट्रक्चर याद करना पड़ेंगे? हाँ, ये सारे स्ट्रक्चर ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपके सामने पूछ ले कि BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज मत करना, स्ट्रक्चर ये होता है। ये आइडिया होना चाहिए, इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे बॉन्डिंग हो रही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। आपको बेसिकली ये डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। उसका लॉजिक हर जगह मैं दे रहा हूं कि इस वजह से ये स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। यहां पर भी ब्रिज बॉन्ड है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पर भी आपका ब्रिज बॉन्डिंग है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका बनेगा। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं एक और मॉलिक्यूल को, BH2, और फिर लास्ट मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे इस टाइप की बॉन्डिंग में, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। बना आप सबका? हाँ, बस एक ही स्ट्रक्चर बचा है क्या? ऐसा? हाँ, एक ही स्ट्रक्चर बताया था। सर इसका ब्रिज बॉन्डिंग क्यों नाम पड़ रहा है? ब्रिज सा नहीं बन रहा है, यहाँ पर ब्रिज बन गया है। रिवर के ऊपर ब्रिज देखा है, ऐसा होता है। दो एटम्स के बीच में ब्रिज बना दिया ना इसने। ब्रिज किसको Yes, sir. बोलते हैं? पुल को। पुल बना हुआ है दो एटम के बीच में, ये तो नाम ब्रिज बॉन्डिंग पड़ गया। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नाम हो जाता है। टी शेप मतलब टी शेप जैसा दिखता है, आपको दिखाया था। सीसो सीसो जैसा दिखता है, तो जैसा आपको दिखाई देता है बेसिकली वैसा ही नाम आपका पड़ जाता है।
नेक्स्ट है आपके पास BeH2 होल N। ये कैसे बनना चाहिए, एक बार आप खुद से सोचिए फिर मैं बोलता हूं। BeH2 होल N का मतलब है ये भी पॉलीमर ही बनेगा। तो एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बोलता हूं, या मैं साथ साथ बना ही देता हूं। यहां पर अगेन पॉलीमर बनेगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दूसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, यहां पर दूसरा बॉन्ड बनाना बॉन्ड वाला बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस बार बनाना बॉन्ड है। इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं हुआ है, यहां पर इस बार क्या हुआ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये पूरा रोटेट करने लगे हैं। तो इस वजह से आपके पास इसमें भी पॉलीमर जनरेट होगा, लेकिन इस बार यहां पर क्या है, बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिंपली पूछ लेता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सेलेक्ट करना होगा किस मॉलिक्यूल के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। हुआ? हुआ क्या, बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है। लास्ट मॉलिक्यूल है AlCH3 होल थ्राइस। बड़ा अजीब लगता है देखने में, ये कैसे करेगा सर। एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहां वापस से एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब वापस से सेम टाइप की प्रॉब्लम है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो यहां पर वहां पर सब तो क्या हो रहा था, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर हो रहा था। यहां पर कौन सा होगा, एल्यूमिनियम और कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ये पूरा शेयर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहां तक रोटेट करेंगे, इस साइड इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां तक रोटेट करेंगे। तो बॉन्ड कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये बॉन्ड जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरा यहां तक रोटेट कर रहा है, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरा यहां तक रोटेट कर रहा है। तो नेट मिला के ऐसे ब्रिज आपका ऊपर की तरफ, ब्रिज आपका नीचे की तरफ। और बॉन्ड का टाइप क्या होगा, बनाना बॉन्ड, क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा रोटेट कर रहा है 3 सेंटर के बीच में, तो इस वजह से इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ ऐसे, AlCH3 होल थ्राइस, इसका भी डाइमर मतलब होल ट्वाइस करना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखिए IIT में पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हुआ, हुआ क्या, बताना एक बार जैसे कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, प्रणव कंप्लीट हुआ क्या? सब थोड़ा सा बस। कर लो कर लो कर लो।
भाई डन हो गया हो तो बता दो। हो गया सर। हो गया है। नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, देखिए। हाँ जी प्रणव, नहीं हुआ था क्या? हेलो प्रणव, यस सर, हो गया था, हो गया था। हो गया। Next topic is dipole moment. What is dipole? ये क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? डाई मीन्स दो, पोल मीन्स पोल्स है। कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, मैं बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूं। HF है आपके पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ठीक एग्जैक्टली इन बिटवीन होते तो ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आता, ना फ्लोरीन पे कोई चार्ज आता, अगर होते तो। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होता है। ये बात बार बार बताइए, बिकॉज फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ज्यादा है। यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ज्यादा है, इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है ना। तो उस वजह से मैं क्या बोलूंगा कि फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी तरफ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट कर गया है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। कंप्लीट ट्रांसफर के केस में तो क्या बोलते, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, इस वजह से फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। डेल, डेल मतलब पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर मैंने दिखाया। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा कुछ होगा आद्या? आद्या ये बात समझ आई नहीं आई, या सो रहे हो? हेलो, नहीं। आशय, यस सर। ये बात समझ आई, पार्शियल पॉजिटिव यस सर। पार्शियल नेगेटिव चार्ज? ठीक है। इसी चीज को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल इज टू पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। यहां पर दो पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो यहां पर दो पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, और दोनों को एक डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो इस चीज को बोलते हैं डाइपोल। समझ आया सर डाइपोल क्या होता है? हाँ जी आयुष। ये तो हमेशा ही होता है ना कि एक जगह हमेशा ही पॉजिटिव होता और है, एक जगह हमेशा ही नेगेटिव, होता है। हाँ बिल्कुल तो सही फिर बात। सर सबको डाइपोल सब में डाइपोल बनेगा। ठीक। ठीक है। सर हाँ आयुष बोलो। सर एसी से पोलर और नॉन नॉन पोलर डिफाइन होता है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, अभी उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। इसी से डिफाइन होता है। कैसे होता है वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर पोल्स आपके जनरेट हुए, चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। एक वर्ड लिख लो, एक लाइन लिख लो, चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय a distance is known as electric dipole. Two opposite charges separated by a distance is known as electric dipole.
two opposite charges separated by distance is known as electric dipole. हाँ हो गया। हो गया। तो इसके बाद फर्दर एक वर्ड होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एक बेसिकली एक क्वांटिटी होता है, एक क्वांटिटी डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने। उसका डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी, स्केलर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट आपका बेसिकली क्या होगा, इस चीज को वर्डिंग में कैसे बोला जाए, वर्डिंग 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 लिख लो। A dipole moment is a quantity that describes two opposite charges separated by a distance. A dipole moment is a quantity that describes two opposite charges separated by a distance. जैसे आपने अब तक डिफरेंट चीजें पढ़ी होंगी, जो लेंथ मेजर करते हैं। अब लेंथ क्या है, इस चीज को कैसे डिफाइन करो कि ये जो अपने पास मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज कितनी लंबी है कितनी छोटी है, उस चीज को लेंथ से डिफाइन करते हैं। उसी तरह डाइपोल मोमेंट क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है कि आप मेजर कर सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? डाइपोल मोमेंट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, Q इनटू डी। और आपको पता है डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आपका बनेगा। Q इनटू डी इसका फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस एक वेक्टर है, चार्ज एक वेक्टर नहीं है, स्केलर इनटू वेक्टर शुड बी ए वेक्टर। फिजिक्स पढ़ रहे होगे थोड़ा सा, वेक्टर्स। वेक्टर्स का कुछ आइडिया है क्या? क्योंकि मुझे पूरा वेक्टर यूज होगा इस पार्ट में। यस सर। बहुत अच्छी बात है, देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इज इक्वल टू ESU सेंटीमीटर। ये कैसे है? डिस्टेंस की यूनिट क्या, सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं यहां पर। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही नाम था इसका। ESU फिजिक्स में आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नाम होगा। ESU हाँ, इसको बोलते हैं स्टैट्स कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कहीं और भी दे रखा है। इसको स्टैट्स कूलम्ब भी बोलते हैं। एक तो ये तो बोला ही जाता है शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो मैंने पढ़ा ही था कहीं ना कहीं। तो उसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है स्टैट्स कूलम्ब। जैसे आपने कूलम्ब सुना हुआ है, वैसे ही एक छोटा यूनिट होता है कूलम्ब से, स्टैट्स कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब। ESU को स्टैट कूलम्ब बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU वैसे डेफिनेशन है, स्टैट कूलम्ब भी बोलते हैं इसको। और सेंटीमीटर तो आपका यूनिट है ही, CGS यूनिट है। CGS और MKS यूनिट तो पता होगा। CGS और MKS यूनिट आपको पता होगा। हाँ ये पता है। ठीक है।
हाँ जी, तो 1d बाय कितने के बराबर होता है, ये मैं लिख देता हूं आपको किसके बराबर होता है। 1d बाय should be equal to 10 raised to power minus 10 ESU into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर्स। ये इतने के बराबर आपका आता है। 1d by is equal to 10 raised to power minus 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और साथ में क्या लिया हम लोगों ने 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर किया, तो 10 raised to power minus 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होगा। टेन रेज टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर आपका आएगा। सर 1d बाई क्या है? डाइपोल मोमेंट। 1d बाई इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नहीं बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। d बाय इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। जैसे मोल की यूनिट MOL है, मोलैरिटी की कैपिटल मोलार है, तो इसी तरह d बाय किसकी यूनिट है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। d बाय किसकी यूनिट है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। 1 ESU is equal to 3.3 into 10 raised to power minus 10 कूलाम। 10 raised power minus 10 ये ज्यादा होता है, हाँ 10 raised power minus 10, 3.33 into 10 raised power minus 10 कूलाम के बराबर होता है 1 ESU। तो आपको मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है 1d बाय इन कूलाम मीटर। कन्वर्जन ट्राई करो एक बार, 1d बाय इन कूलाम मीटर कितने के बराबर होगा। आपने ESU सेंटीमीटर में तो आपको पता है 10 रेज टू पावर माइनस 18, 1d बाय इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। लेकिन अगर मीटर एंड कूलाम में करें तो कितने के बराबर आएगी वो आपको बताना है। करो ट्राई। किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया क्या? सर कर रहे हैं कैलकुलेट। करो करो। -30। -30, ये बात तो ठीक लग रही है, -30 तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे क्या फैक्टर आएगा? कूलम मीटर। नहीं, कुछ और भी फैक्टर होना चाहिए शायद, 3.333 समथिंग। मतलब हाँ वही, मतलब 3.33। मैं तो पावर बोली ना। हाँ पावर तो ठीक है एकदम। 3.33 into 10 raised to the minus 30 कूलम मीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके पास 3.33 इंटू 10 रेज पावर माइनस 30 कूलाम मीटर आ जाएगा।
ओके, हटा दो इसको। ये अगर आपका हुआ तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपके पास एक CO2 मॉलिक्यूल है, यहां पर एक डाइपोल बनेगा। डाइपोल कैसे बनेगा? हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डाइपोल दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव पार्ट से शुरू करेंगे, डेल प्लस से शुरू करेंगे और डेल माइनस की तरफ हम लोग दिखाते हैं। डाइपोल को पॉजिटिव टू नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग डाइपोल को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। मैंने एक वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से इस तरफ बनेगा। क्या दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? दो वेक्टर्स मैंने यहां पर बनाए आपके, दोनों वेक्टर्स का क्या मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, हाँ तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 0। जब डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में 0 होता है तो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। हम लोगों के पास नेट मॉलिक्यूल में कोई पोल्स नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट की कुछ भी वैल्यू आ रही हो तो मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। मॉलिक्यूल पोलर कब? जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आए। मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब? जब डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी। परफेक्ट। आपके पास एक BF3 मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? 0 होगा, नॉन 0 होगा, आप बताइए। एक बार सोचिए, 0 होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, कैसा डाइपोल मोमेंट होगा? नॉन जीरो, नॉन 0 होगा। श्रेया, क्यों? क्योंकि सारा मतलब ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन के पास है। ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन के पास है, तो एक वेक्टर बनेगा कुछ ऐसे, है ना? एक वेक्टर कुछ ऐसे है, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे है। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? तीन वेक्टर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं? 120 का एंगल है, तो 0 होगा, सॉरी। 120 का एंगल है, आप ट्राई कर लीजिए, 0 आएगा। नेट 120 क्या? नेट आ जाएगा ना दोनों वेक्टर्स का फ्लोरीन। दोनों वेक्टर्स का नेट सम कुछ इस तरफ बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा इसके मैग्नीट्यूड के। क्योंकि इस वेक्टर का अगर मैं कोस कंपोनेंट लिखूं, मतलब अलोंग द बेस जो कंपोनेंट लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा? कोस 120 कितने बराबर होता है? सॉरी, कोस कितना बचेगा? 60 बचेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो यहां पर कुछ भी मैग्नीट्यूड में मान लेता हूं, x मैग्नीट्यूड है इसका, तो इस वेक्टर की वजह से इस वेक्टर इस लाइन के अलोंग या बेस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड आएगा? x cos 60। 120 टोटल एंगल था, ये 60 बचेगा ऊपर वाला। सिर्फ ऊपर वाले एंगल की बात करूं तो 60 बचेगा और x cos 60 की वैल्यू कितनी? x/2। नीचे की तरफ से भी ऐसे ही x को इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड भी उतने के ही बराबर, तो तीनों x x x है। लेकिन इसकी वजह से जो आया कंपोनेंट वो x cos 60 था। यहां पर कंपोनेंट अगर आपको डिवाइड करना आता हो तो एक वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट होते हैं। अगर ये x वेक्टर है तो इस तरफ वाले कंपोनेंट को x cos थीटा बोलते हैं,
इस तरफ वाले कंपोनेंट को x sin थीटा बोलते हैं। ऐसा कुछ होता है? फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। ये तो x sin थीटा और x cos थीटा आपको पता है, तो इस ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, ऊपर वाले से मतलब भी रखो तो ये x sin थीटा हो जाएगा, x sin 60, और नीचे की तरफ भी x sin 60 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे वाले कैंसिल आउट कर देंगे। cos 60 नहीं होगा? ऊपर की तरफ ये एंगल 60 है। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो इक्वली डिवाइडेड है ना? 120 को मैंने इक्वली डिवाइड किया तो ये 60 का एंगल बनाओ बीच में। सो ऊपर की तरफ x sin 60, नीचे की तरफ x sin 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों वेक्टर्स। ठीक है क्या? बोलिए। पता नहीं सर क्या करा दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी आद्या। हाँ सर, ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा। सर देखो हाँ जी, वो x sin 30 होगा फिर 60 होगा श्रेया। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कंपोनेंट्स रिवर्स करते हैं। अच्छा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ले ही नहीं रहा मैं, उस पंगे में पड़ ही नहीं रहा, मैं सिंपली यहाँ पर देख रहा हूँ इसके अलोंग कितना होगा। ऐसे आप कैसे बोलना चाह रहे हो? एक मिनट मुझे सोचने दो। मैं कह यहाँ रही पे 30 का एंगल है तो x cos 30 आ जाएगा। नहीं श्रेया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ कोई सही दिक्कत नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, ठीक ही बोल रहा हूँ। कभी भी आपके पास एक वेक्टर होता है तो उसका हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। पहले चैप्टर में फिजिक्स में बताते हैं हम लोग कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। मतलब इस वेक्टर को मैं क्या नाम दे देता हूं, कुछ y नाम मैंने इस वेक्टर को दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड है y, इसकी डायरेक्शन कैसे इस एंगल से डिटरमाइन होती है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। परफेक्ट, इस एंगल को हमने बोला थीटा। तो x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x को सॉरी y मैग्नीट्यूड है इंटू कोस थीटा कर दूं तो ये आपका एग्जैक्टली इस x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड को दे देगा। इतनी बात आई आद्या? ऊपर की तरफ कितना मैग्नीट्यूड होगा, y sin थीटा। सॉरी ये बात समझ आई? y sin थीटा y cos थीटा। क्या आता है? एक मिनट आवाज नहीं आई आपकी। रिजोल्यूशन वाला हम लोग लगा रहे हैं ना? हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये बात आया? यस सर। फिजिक्स इतना तो वीक नहीं होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। तो आपके पास एक वेक्टर यूं गिवन है आपका, मैं इसको x और y को रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है और एक वेक्टर यूं है। यहां पर x और y को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। परफेक्ट। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है ना? ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। इस कंपोनेंट के अलोंग कितनी वैल्यू बनेगी इस वेक्टर की? अगर मैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड x मान लूं तो इस कंपोनेंट के x के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, x cos 60। हाँ। तो मैं इसको लिख देता हूं x cos 60, क्योंकि भाई ये वेक्टर तो डायरेक्टली x एक्सिस के अलोंग है तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो रिजोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये रिजोल्व करने पड़ेंगे आपको। ये जब रिजोल्व करोगे तो ये साइड में इसका कंपोनेंट कितना बनेगा, x cos 60, और इस साइड में कितना बनेगा, x sin 60। इतनी बात ठीक है? यस सर। अब अगेन देखो, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है ना? हाँ। तो ये 60 है, तो इसका कंपोनेंट कितना बनेगा इस तरफ, ऊपर वाले की तरफ, बताओ। अलोंग एक्स हाँ, cos 60। x cos 60 अगेन, हाँ। यहां पर वापस से x cos 60 बन जाएगा, और नीचे की तरफ कितना बनेगा, x sin 60, क्योंकि अब इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वेक्टर, तो नीचे की तरफ कंपोनेंट जाना चाहिए। तो इस तरफ कितना हो जाएगा, x sin 60। हाँ। ऊपर की तरफ x sin 60, नीचे की तरफ x sin 60, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा आद्या, हाँ। है ना? ये नीचे हम लोग अलोंग y लिए इसलिए sin 60 कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो ये ऊपर और नीचे वाले कैंसिल आउट। हाँ। अब 2x cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आद्या? अरे बहुत ही गलत बात है, ये तो बेसिक चीजें हैं, हाँ। 9th क्लास में आती हैं। cos 60 की वैल्यू हाँ। होती है हाफ, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2x cos 60 आपका बन रहा था नेट, इस x एक्सिस के अलोंग जो नेट कंपोनेंट बनेगा वो इसका x cos 60, इसका x cos 60, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, क्या बन गया, 2x cos 60। इतनी बात आई? और cos 60 की वैल्यू कितनी है, हाफ है, सो हाफ इंटू x इंटू 2। ऐसे लिख सकते हैं। सर जब अब हम लोग x sin 60 और x sin 60 को कैंसिल कर दिए तो हाँ, फिर x cos 60 को भी कैंसिल क्योंकि x sin 60 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जबकि ये वाले दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो क्या ये कैंसिल आउट होंगे? नहीं। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होंगे तो कैसे, 2x cos 60 हो जाएगा। हाँ। दोनों वेक्टर्स को नेट देखेंगे तो 2x cos 60 बना, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, कितना वैल्यू बच जाएगा, x। ठीक है आद्या? यस सर। सो इस तरफ x वेक्टर नेट बना, ये जो वेक्टर बन रहा है ये नेट कितना बन रहा है, x, और इस तरफ ये वाला वेक्टर कितना था, x ही था, दोनों ये वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो, ये वाला वेक्टर जो BF3 में इस तरफ था ये x है, और ये दोनों वेक्टर मिलके भी x बने, दोनों नेट कैंसिल आउट नहीं हो जाने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, तो इस वजह से ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डाइपोल मोमेंट ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 0। BF3 में डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, 0। समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा पूछो, सब लोग जिसको भी दिक्कत है दोबारा पूछ लो। सर आ गया। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। प्रणव, आर्यन, नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं। हाँ प्रणव, कहाँ से दिक्कत आई एक बार बताओ। सर वो वेक्टर्स था जो आपने दिखाया ना, वो cos और sin। कोस और साइन, जो रिजोल्यूशन यस ऑफ सर। वेक्टर में दिक्कत है। यस सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आपके पास एक वेक्टर गिवन है, कोई भी एक वेक्टर मैंने लिया,
तो इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वेक्टर एडिशन का रूल पता है? नहीं सर, वो आ गया सर, h sin थीटा h cos थीटा वो वाला आ गया सर। हाँ सर पर वो एटम के टर्म्स में वो समझ में नहीं आ रहा सर। एटम के टर्म्स में समझ नहीं आ रहा। यहां से एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, ये बात समझ में आई? एक वेक्टर Yes, बनना sir. चाहिए, डाइपोल मोमेंट Yes, हर sir. जगह। सो BF3 मॉलिक्यूल मैंने जो लिया वो कुछ ऐसे होता है, F F F ऐसे हो सकता है। तीन Yes, sir. वेक्टर्स आपके पास नेट बनने चाहिए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, है ना? अब इन तीन Yeah. वेक्टर्स का बेसिकली आपको सम करना है, क्या रिजल्टेंट इसका वेक्टर निकलेगा। परफेक्ट। Yes, sir. तो मैंने क्या किया, इस बोरोन को सेंटर ले लिया, ओरिजिन, बोरोन को ओरिजिन मान लिया मैंने, और इसके अलोंग मैंने क्या कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ऊपर वाला कौन सा, वाई एक्सिस, इस तरफ कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, है ना? हाँ सर। तो प्रणव ये दोनों एक्सिस मैंने लिए यहां पर, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाला पार्ट आ जाएगा, एक्स एक्सिस ये बेसिकली। Yes, sir. अब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे, ये जो वेक्टर है आपका, इसका रिजोल्यूशन कीजिए एक्स और वाई के अलोंग। एटम भूल जाओ, क्योंकि एटम हम लोग कब कौन से, यहां पर तो हम लोग वेक्टर्स को सोल्व कर रहे हैं, एटम्स को थोड़ी सोल्व कर रहे हैं। सिर्फ इतना समझो कि वेक्टर्स को मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तीन वेक्टर हैं और तीनों के बीच में एंगल 120 का है। तो प्रणव यहां पर आपके पास ये एंगल टोटल ओवरऑल 120 का था, ये इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में जो टोटल एंगल था वो 120 का था, लेकिन इस एक्स एक्सिस और फ्लोरीन के बीच में कितना बचेगा, हाफ बचेगा, जस्ट 60 डिग्री Yes, का sir. एंगल। तो यहां पर 60 का एंगल बचेगा आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड मैं कुछ भी मान लेता हूं, आप कुछ भी मान सकते हो मैग्नीट्यूड। बताओ तुम क्या मानना चाहते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, क्या मान सर रहे ए हो? ए A. मानेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ए है आपके पास। अब इस मैग्नीट्यूड का अगर मैं रिजोल्यूशन करता हूं, इस वेक्टर का अगर मैं रिजोल्यूशन करता हूं, ये ए वेक्टर है आपका, इसका रिजोल्यूशन करूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये बीच में वेक्टर है और ये एंगल 60 दे रखा है आपको। रिजोल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ए कोस 60 हो जाना चाहिए। देखो प्रणव, नीचे की तरफ ए कोस 60 बनना चाहिए Yes, sir. और ऊपर की तरफ ए साइन 60 बनेगा। Yes, sir. तो दोनों ए कोस 60 और ए साइन 60 आपके बने हैं। नीचे की तरफ वाला वेक्टर, ये भी कुछ ऐसे रिजोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, यहां भी एंगल 60 डिग्री का है, तो यहां पर क्या बनेगा, ए कोस 60 वापस से, और इस तरफ कितना बनेगा, नीचे की तरफ जाते हुए ए साइन 60। ठीक है क्या? प्रणव बताओ, नीचे की sir. तरफ वाला वेक्टर, तो ए साइन 60 और ए साइन 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे, Yes, sir. है ना? और इस तरफ a cos 60 और a cos 60 एड अप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर बन रहे हैं। इस तरफ ये a cos 60 और ये भी a cos 60 इस तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। Yes, sir. तो प्रणव नेट कितना बनेगा, 2a cos 60 वेक्टर बनेगा। दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया मैंने, 2a cos 60, Yes. और दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। cos 60 की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1/2, 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। हाँ सर। तो 2 into 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ a वेक्टर बचेगा नेट। मतलब मैं ये बोलूं कि ये दोनों वेक्टर्स आपके कुछ ऐसे हैं जो 120 डिग्री पे, ये जो नेट कंपोनेंट बनाएंगे वो क्या होगा, इन दोनों के ठीक बीच में होगा,
और वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के बराबर, अगर ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है, ये दोनों ए वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 120 का एंगल है, तो ये नेट जो बनाएंगे वो इस तरफ एक वेक्टर बनाएंगे जिसका वैल्यू ए के बराबर होगा। ठीक है, यस आ गया। और इस तरफ भी एक ए वेक्टर था जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो नेट मिला के डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, 0 BF3 के अंदर। अभी तो आना चाहिए। यस आ गया। चलो बहुत बढ़िया, कॉपी कर लो जितना कुछ समझ में आया। देखो मेरा फिजिक्स कितना अच्छा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी पता चला मुझे फिजिक्स भी आता है। कीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर बोलता हूं। हाँ जी आर्यन बोलो। किसी कोई डाउट है तो बोलो। हेलो, नहीं किसी कोई डाउट नहीं, बहुत बेहतरीन, डाउट नहीं है तो जैसे ही कॉपी हो जाए बताना।
हुआ क्या? यस सर। सर मेरा हो गया। प्रणव, प्रणव हो गया क्या? आयुष? यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास में इससे ज्यादा प्रोसीड नहीं करेंगे। यहां तक आपका कवर हो गया है। आपको जितने मॉलिक्यूल मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए थे उन सब में डायपोल मोमेंट चेक करना है। आज का टास्क ये है, होमवर्क ये है कि जितने मॉलिक्यूल अब तक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दिए थे, पहले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी, उन सब का डायपोल मोमेंट आपको चेक करना है। टाइम लो, आराम से चेक करना सबका, कौन सा पोलार है कौन सा नॉन पोलार है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बस इतना चेक करना है कि कौन सा पोलार है कौन सा नॉन पोलार है, इसी टाइप से वेक्टर एडिशन करके। ठीक है सर हाँ जी श्रेया बोलो। बीएफसी में क्या होगा? क्लोरीन में किसमें? बीएफसी, बीएफसी क्या बोला, समझ नहीं आया मुझे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। सीएफसीज में क्लोरीन की ऑर्डर पे आएंगे, एक मिनट, इसी के बाद जस्ट बाद नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक वही है। ओके। ठीक है, सर आप जितना भी स्ट्रक्चर बताए उसमें तो एंगल आप बता दिए, पर हर का हाँ। एंगल तो फिर याद नहीं रहता है, वो ढूंढ ढूंढ। मैंने बताया है आपको। हाँ वो मैंने कहा एंगल आप बताया। बताए थे वो स्ट्रक्चर बनाने वक्त 3D वाला, हाँ, तो उसी से लिख दे। उसी से आइडिया लगाना। ठीक है, निकालना है वैल्यू। मतलब आपको पहले स्ट्रक्चर जो ओरिजिनली आपको बनवाए थे शुरुआत में स्ट्रक्चर्स, वो अकॉर्डिंग टू एंगल नहीं थे। अब वो स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू एंगल बनाने हैं और फिर उनमें डायपोल मोमेंट देखना है हाँ। कि नॉन जीरो है या जीरो है। ठीक है। जीरो होगी तो नॉन पोलार। हाँ जी श्रेया बोलो। एंगल ऐसे में बनाएंगे ना, अगर लोन पेयर नहीं ऐसे से नॉर्मल एंगल हो तो वही डाल हाँ देंगे, और अगर है तो उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। बस बस बस, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, एंड कर दें आज की क्लास। यस सर, थैंक यू, बाय बाय। एवरीवन। और कुछ दिक्कत आए तो थैंक कांटेक्ट यू कर सर। लेना। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? प्रणव? सर बाय बोल रहा था। बाय बाय प्रणव। सर बाय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक सर। है।